इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जिनका आज एक इंटरव्यू आया गर्ग साहब। उनका ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आप हटा देंगे दे विल बी कैश ऑन द स्ट्रीट्स एवरीवेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर राजन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के? See, I think they're a completely non-transparent way of financing parties. किसने दिया और क्या मिला उनको देके, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में. So how can it be a transparent form of financing? If an industrialist gives 1,000 crores to a party And we'll never know. and we never know. Do you think it's as bad as cash? So I think it's actually worse for the following reason. That the only people who know is the State Bank of India. Now, you know, how much is kept secret in India? That's the question I want to ask. And how much does the government know who gave and to whom? And does that make this an unequal form of funding? Because government can always call up the people who gave the opposition and say, "Aapne inko kyun diya?" That is my worry. I'm not saying it happens. It is my worry that this, because it's non-transparent, but because Indian secrecy is not that strong. Correct. तो ये एक unfair Unfair advantage to the ruling और ये party. independent है of BJP. I think whoever is incumbent, if this is the process, will always have a leg up. Leg up. So they will get clean money. The opposition will have to use dirty cash. So at the time of the election, you rate the opposition. जैसे कि अभी हुआ वो इतने सारे करोड़ मिले उनके हाथ में. How are elections fought? They fought with money. These guys can write checks. Those guys have to, you know, take the bundles of cash. You're creating an unlevel playing field because you're making that cash go here and the checks go there. And then you're putting your ED and your CBI to go after those people. So this is not a fair election process. I think we should look at this very carefully and examine. Now, many of the concerns I have put forward could be addressed. But I think fundamentally in a democracy, not knowing who's funding whom is a vitiation of the process. It's unclean. अभी जिनका बयान आपने सुना उनका नाम है डॉक्टर रघुराम राजन। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पर ये रह चुके हैं। इन्होंने द रेड माइक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें सुभाष गर्ग जी, जो कि वित्त सचिव रह चुके हैं, उनके एक बयान पर मैंने एक सवाल पूछा था। बात हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रश्न का जवाब देते देते डॉक्टर राजन का यह कहना था कि अब आप देख रहे हैं किस तरीके से बंडल मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड फेवर करता है वो किसी भी पार्टी को जो कि केंद्र में होगी या सत्ता में होगी। इस वजह से बाकी जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको डर्टी पैसा यानी कि कैश से निपटना पड़े। इसी वजह से आपको कैश के बंडल दिखते हैं। अब इसके बाद उनकी एक बार फिर हो गई ट्रोलिंग, और ट्रोलिंग कैसे हुई कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से लेकर के और नेता सब उनसे सवाल पूछने लगे। जैसे कि महेश जेठमलानी, उन्होंने हमारी स्टोरी के ट्वीट को वो ट्वीट करते हुए एक बात कही है, उसको जरा स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वो ये कहते हैं, और सुभाष गर्ग जी जिनके साथ ये इनके बयान के बाद ये सब शुरू हुआ था वो हमारे साथ हैं, उनसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। वो ये सब सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो महेश जेठमलानी जो है उन्होंने अपनी तरफ से ये बोला कि मीट ब्लैक मनी आइडियोलॉग एंड मेंटोर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड धीरज प्रसाद साहू, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन। इसी बीच क्योंकि धीरज साहू की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट आया। नेटफ्लिक्स की एक बड़ी फेमस सीरीज है जिसका नाम है मनी हाइस्ट। तो मनी हाइस्ट का म्यूजिक इस्तेमाल करके और धीरज साहू के घर से जो कैश का बंडल मिल रहा है उसकी तस्वीरों को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है। तो जाहिर सी बात है इलेक्टोरल बॉन्ड बनाम कैश, इसकी पूरी बातचीत अब पूरी तरीके से सामने आ गई है। तो ये जो वोट बैंक है इसका विलन कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम अब पूछने जा रहे हैं। सुभाष गर्ग जी, पूर्व वित्त सचिव, अब हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक से बात करने के लिए। शुक्रिया संकेत। मेरा गर्ग साहब सबसे पहला सवाल यह है, आपने कल्पना की थी जब आप इस तरीके की बात कर रहेंगे, जो आपने इंटरव्यू दिया था एक प्रतिष्ठित
न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को, जिसमें आपने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विकल्प है वो तो और भी भयानक है, फिर तो कैश का प्रयोग दोबारा शुरू हो जाएगा। उस पर जो डॉक्टर राजन का स्पष्टीकरण है, वो कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड कैश से भी खराब है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए काफी डिसअपॉइंटिंग है रघुराम राजन ने जिस तरह से इस विषय पे अपनी बात कही, क्योंकि ये एविडेंस के बिल्कुल विपरीत है। वो ये कह रहे थे कि भाई रूलिंग पार्टी को पता रहता है इसलिए लोग उन्हीं को देते हैं, और अपोजिशन को फिर कैश से काम चलाना पड़ता है। ये एविडेंस नहीं है। 5 साल हो गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को की स्कीम को देश में चलते हुए, और 5 साल में जो 13-14 हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आए हैं, उसमें करीब 35% से ज्यादा अपोजिशन को मिला है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को नहीं मिला है, अपोजिशन को काफी पैसा इसमें मिला है। सो ये बात कहना कि केवल रूलिंग पार्टी को ही पैसा मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए और दूसरों को कैश से काम चलाना पड़ेगा, वो बिल्कुल वाहियात है मेरी नज़र में। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि रूलिंग पार्टी कभी भी एसबीआई से सूचना ले सकती है, और उनको सूचना रहती है इसलिए लोग रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को चंदा नहीं देंगे। ये तो बात पहले ही मैंने कहा गलत हो गया। दूसरा, रूलिंग पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन अगर 5 साल में उन्होंने ली होती तो बहुत सारी कार्रवाई इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पे जो पैसा अपोजिशन को मिला उसके ऊपर हुई होती। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण से तो मेरी नज़र में एक आधे केस को छोड़ के कोई केस ही नहीं है। ज़्यादा कैश है, जो ज़्यादा जो रेड्स वगैरह हुई हैं वो कैश के ऊपर हुई हैं, और कैश का इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई रिश्ता नहीं है। जिस एमपी और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास काफी कैश मिला अभी झारखंड में, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं मिलता, ये उसका खुद का पैसा है। उसने उसके पास कोई पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में ये नहीं आया है। और कांग्रेस पार्टी या कोई और दूसरी अपोजिशन पार्टी ने अभी भी कोई वो जो अपने अकाउंट दाखिल करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा कैश में लिया हो, ऐसा ऐसा भी नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस पे, कि ट्रांसपेरेंट तरीका जिसमें कंपनी किसको पैसा दे रही है और वो अपने अकाउंट में डिस्क्लोज करे, इनकम टैक्स में डिडक्शन ले, वो तरीका आज भी उपलब्ध है। अगर कोई देना चाहता है तो उस तरीके से भी आज पैसे दे सकता है, लेकिन उस तरीके से कोई पैसे देता नहीं है। तो ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कैश से वर्स है, जो कि पहले व्यवस्था थी 2019 से पहले 95% डोनेशन कैश में आता था, अब 90% से ज्यादा डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आता है। और वो दोनों साइड में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि किस कंपनी ने दिया अपने बैंक अकाउंट से लेते हुए, और इलेक्शन वाली पॉलिटिकल पार्टी किसको मिला और उसने कैसे खर्च किया। तो ये बिल्कुल ही मुझे तो बड़ी असमंजस सी और अनयूजुअल सी बात लगी कि रघुराम राजन जैसे प्रतिष्ठित मॉनेटरी पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिस्ट इस किस्म की छोटी बात कह गए। गर्ग साहब, एक बात जो वो कह रहे थे, उनका ये कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी उसके इर्द गिर्द जो सीक्रेसी होनी चाहिए उससे, ताकि एक प्राइवेसी बनी रहे, एक निजता बनी रहे कि भाई किसने दिया, क्या दिया। उनका ये कहना है कि सरकार अपने जो उनको पैसा आएगा या उनकी पार्टी को आएगा उसमें तो वो मेंटेन कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे, क्योंकि एसबीआई सरकार के अधीन आती है, सरकारी बैंक है, तो वो अनऑफिशियल तरीके से सरकार कह सकती है एसबीआई को जरा दिखाओ कि किस किस ने किस किस को कितना पैसा दिया। ये उनका आरोप है, वो सीक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। और उसमें मैं एक और बात बताता चलूं, उनका ये भी कहना था कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी नहीं, कल को अगर किसी की भी सरकार आती है उसको ये एक अनफेयर एडवांटेज हमेशा रहेगा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग जो है उसको तो ये एडवांटेज रहता ही है। बिजनेसमैन जब कोई भी पॉलिटिकल डोनेशन देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे या किसी में दे, वो कोई चैरिटी के लिए डोनेशन नहीं देता,
उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में या तो कोई फेवर चाहिए होता है, या कोई नजराना है, या कोई प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ उसके कंसिडरेशन रहता है जिसके लिए देने के लिए। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो डोनेशन है वो ज्यादा रूलिंग पार्टी को जाते हैं, और हम एविडेंस में भी यही पाते हैं। केंद्र सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको ज्यादा डोनेशन मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और जो राज्यों में कई जगह सरकार अपोजिशन की है, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, या तमिलनाडु में हो, या अभी तक राजस्थान में थी, वहां जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलती है। तो इसमें असमंजस की क्या स्थिति है, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, एसबीआई का मैंने पहले भी कहा, एसबीआई के पास सूचना है। नियम जो बनाए गए वो ये कहते हैं कि एसबीआई ने किसको बॉन्ड बेचे, और एसबीआई के पास किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बॉन्ड एनकैश कराए, ये सूचना एसबीआई एक जगह इकट्ठी करके नहीं रखेगी। और केवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के कभी भी ये सूचना किसी को नहीं दी जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो बड़ी नाइव सी बात है कि भाई अगर देश के प्रधानमंत्री या कोई देश के पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी अगर एसबीआई से ये सूचना मांगे तो सूचना दे देंगी। मैंने इसके लिए आपको दो बात कही। मैंने कहा एक तो 5 साल से स्कीम ऑपरेट हो रही है, और दूसरा अगर आप ये देखें, देश में और भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आपके हेल्थ रिकॉर्ड की हो, इनकम टैक्स रिकॉर्ड की हो, या कई अन्य किस्म की इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस पेटेंट के रिकॉर्ड की हो। अगर कोई उन इंफॉर्मेशन को ले सकता है और मिसयूज कर सकता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की भी सूचनाओं को लेकर मिसयूज कर सकता है। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड को ही केवल इस कारण से सिंगल आउट करना ये उचित नहीं है। आपने शुरू में कहा कि मैंने ये इंटरव्यू दिया, मैंने एक किताब भी लिखी है, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। उसमें एक पूरा चैप्टर है, क्योंकि मैं वहां पे था उस वक्त जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनी और जारी हुई 2018 में। और उस समय आरबीआई के क्या व्यूज थे, क्या नहीं व्यूज थे, उसके बारे में भी उसमें काफी लिखा हुआ है। सो एंड मैं बड़ा कंसिस्टेंटली ये व्यू रखता रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो की व्यवस्था है, वो जो पहले कैश की और ये जो शेल कंपनियों के माध्यम से वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके, कैश में कन्वर्ट करके जो पॉलिटिकल डोनेशन आते थे 90 से 95%, उसके मुकाबले दर्जनों गुना बेहतर है। गर साहब, अब एक बुनियादी प्रश्न, और प्रश्न ये है कि यहाँ पर बात फिर ओपेकनेस की हो रही है कि किस तरीके से आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन कितना पैसा दे रहा है। एक परसेंटेज टर्म्स में तो आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक्स आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आपको नहीं लगता है कि इस देश में पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए या बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी नंबर 1 आरटीआई के अधीन आ जाए, और नंबर 2 ये जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाए, ताकि पता तो चले कौन कितना पैसा किसको दे रहा है, और ये सामान्य रूप से सब पर लागू हो जाना चाहिए। इसमें क्योंकि देखिए अगर समानता ही बनानी है तो वो पारदर्शिता की तरफ समानता क्यों ना बनाई जाए? इसके पीछे दो सोच है और दो कारण हैं। नंबर 1, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहला, कौन कितना पॉलिटिकल डोनेशन दे रहा है ये सूचना उपलब्ध है। कंपनी जब भी ये खर्च करती है तो वो अपने अकाउंट से बुक करती है कि हमने कितना पॉलिटिकल डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिया। ये सूचना आज आपके पास उपलब्ध है, आप रजिस्ट्रार और कंपनीज के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, और ये इसके बारे में कतई शक और नॉन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सूचना भी उपलब्ध है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। केवल एक ही सूचना जो उपलब्ध नहीं है पब्लिक रूप में, वो ये है कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया। दैट इज द ओनली मिसिंग पार्ट, एंड दैट इज वेरी क्रूशल, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि यही तो मेन बात है गर्ग साहब। ना, बट ये इसके पीछे सोच ये था, क्योंकि ये सूचना
जो बिजनेसमैन हैं या कंपनीज हैं वो डोनेशन नहीं देती हैं अगर ये पता हो कि वो किसको डोनेशन दे रहे हैं। क्योंकि जो पहले स्कीम थी हमारे, जो आज भी चल रही है कंपनीज एक्ट के माध्यम से, उसमें और इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम में बस यही फर्क है। उस स्कीम में आपको ये बताना होता है कि आपने किसको डोनेशन दिया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम में सिर्फ आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपने किसको डोनेशन दिया। और कंपनी एक्ट वाली स्कीम नॉन स्टार्टर है, उसमें कोई डोनेशन नहीं देता, और ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल हुई है कि 13-14 हजार करोड़ रुपए का डोनेशन हो गया। तो कोई ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि ये स्कीम सक्सेसफुल है। और मेरी नजर में दी ओनली रीजन जिसके कारण से ये स्कीम सक्सेसफुल है, इसमें ये चीज छुपी हुई है, बिजनेसमैन को ये रिस्क नहीं है कि उसने किसको डोनेशन कितना दिया। अगर ये सूचना पब्लिकली उपलब्ध हो जाती है तो वो बिजनेसमैन फिर उसके हिसाब से डोनेशन देना बंद कर देते। तो आप अगर इसको किल कर देते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में और जो कंपनी एक्ट में के जरिए डोनेशन देने वाली पुरानी स्कीम है, उस दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसका बना रहना तो बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू कैन, जो आपने सवाल में भी पूछा था उनसे कि अगर ये खत्म कर देंगे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और लोग फिर से वापस से डोनेशन जैसे पहले 2018 से पहले देते थे कि कैश में अपना पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं, ओवर बिलिंग, अंडर बिलिंग करके या अन्य माध्यम से ब्लैक में कन्वर्ट करके, उसको फिर आप शेल कंपनियों के माध्यम से, और छोटे छोटे डोनेशन, क्योंकि पहले व्यवस्था ये थी कि 20,000 रुपए तक अगर आप कैश में डोनेशन देते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन डोनेशन दे रहा है और किसको दे रहा है। तो पहले भी ये नॉन ट्रांसपेरेंसी थी, और उस व्यवस्था के कारण से डोनेशन कैश में आते थे। अब उतनी नॉन ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कैश की जगह इलेक्ट्रल बॉन्ड में आते हैं, बट बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन हो गई कि कौन खरीद रहा है, किस बैंक अकाउंट से खरीद रहा है, और कितना खर्च कर रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना रिसीव कर रही है। तो ये व्यवस्था व्यवहारिक, अगर आप केवल थियोरेटिकल बात करें या मोरलिस्टिक, इथिकल, ये वूली कंसिडरेशंस के बारे में बात करें, अगर उसको हटा दें, आप प्रैग्मेटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं व्यवस्था में, अगर उसको देख के करते हैं, तो ये स्कीम मैंने जैसे कहा कई गुना बेहतर है। सुभाष गर्ग